नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका और आज मेरे साथ सुशांत सिन्हा भी हैं और हम लेकर आए हैं सवाल पब्लिक का ये स्पेशल शो जिसमें हम आपसे बातचीत करेंगे उस इंटरव्यू की जो सुशांत ने और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लिया है। सुबह तीसरे फेज की वोटिंग होगी, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू हम दोनों ने किया है। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? प्रधानमंत्री तो रैलियों में बोलते ही रहते हैं, रैलियां टीवी देखते रहते हैं हम उनको, लेकिन नहीं, अब से थोड़ी देर में आप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू देखने वाले हैं उसमें प्रधानमंत्री आपके उन सवालों का जवाब देते दिखेंगे जो आपके मन में है। वो सवाल जिसका जवाब आपकी जिंदगी पर इंपैक्ट डालने वाला है, वो सवाल जो पब्लिक का है। और हर बार की तरह हम आप ही के सवाल पूछ कर आए हैं, जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आपको लगेगा कि कई चीजों पर जैसा आप सोचते हैं वैसा ही देश के प्रधानमंत्री भी सोचते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी नौकरी, आरक्षण, सब पर प्रधानमंत्री के पास जवाब थे। और हां, कई बातों पर प्रधानमंत्री का जवाब आपको बिल्कुल अलग लगेगा और आपको चौंका देगा। एक आरोप नरेंद्र मोदी पर विपक्ष का हर नेता लगा रहा है। कोई कहता है पुतिन, कोई कहता है हिटलर, कोई कहता है तानाशाह। प्रधानमंत्री से यह सीधा सवाल हुआ, क्या कहा उन्होंने? देखिए सवाल के बाद उनका एक्सप्रेशन क्या था। इकोसिस्टम सिर्फ भारत में नहीं है, यहाँ से लेकर विदेशों तक एक इकोसिस्टम चलता है जो कहता है आप हिटलर हैं, आप तानाशाह हैं, आप आएंगे तो ये बदल जाएगा, चुनाव नहीं होंगे। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि एजेंसियां भी आपने कंट्रोल कर ली हैं, तमाम चीफ मिनिस्टर आपने जेल में डाल दिए हैं। हाँ, केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। देखिए मैं बताऊं, और ये इंटरव्यू में ये सवाल, और सुशांत जी आज मेरे साथ यहाँ है। सुशांत जी, ये सवाल जरूर हमने लोगों से पूछा और प्रधानमंत्री से पूछा और ये कई बार लोगों के जहन में आया होगा। सुशांत जी, हम अपने तमाम गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करें। प्रोफेसर आनंद रंगनाथन लेखक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साइंटिस्ट भी हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाकी लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, राजगोपालन जी, सबा नकवी जी, रेणु मित्तल जी और राहुल देव जी, तमाम एडिटर्स राउंड टेबल के सीनियर पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सुशांत जी, ये सवाल हमने जब पूछा, आपको क्या लगा? आपको क्या महसूस हुआ? कभी लगा कि प्रधानमंत्री इस सवाल को कैसे लेंगे? नहीं, देखिए, जब हम लोग जा भी रहे थे इंटरव्यू करने के लिए तो हमारे बीच सवालों को लेकर चर्चा हुई थी और हमें ये कभी नहीं लगा कि हमें कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए, इसलिए हमने हर सवाल पूछे हैं प्रधानमंत्री से। और प्रधानमंत्री ने तानाशाह होने के आरोप पर क्या जवाब दिया है ये तो आप अब से बस थोड़ी देर में इंटरव्यू में सुन लेंगे, लेकिन उसका सबसे बड़ा जवाब तो हम है कि एक व्यक्ति जिस पर तानाशाह होने का आरोप है उससे हम मुंह पर पूछ रहे हैं कि आप पे तानाशाह होने का आरोप है, और हम आराम से इंटरव्यू करके घर चले आए, हम घर पर आराम से रहे, खाए पिए, फिर अगले दिन दफ्तर आ गए और अभी हम आपके साथ शो कर रहे हैं। कौन सा ऐसा तानाशाह होता है बॉस जो आपको मुंह पर पूछने देता है कि आप तानाशाह हैं कि नहीं, और उसके बाद आप आराम से बाहर घूमते रहिए? आप तुरंत जेल में होंगे अगर कोई सच में तानाशाह होता है। तो ये तो हम ही सबसे बड़ा उदाहरण है इसका जवाब क्या होगा। लेकिन आपको इंटरव्यू में सुनना चाहिए कि पीएम ने इस पर क्या जवाब दिया, और बड़े विस्तार से जवाब दिया जी नाविका जी। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं इसको लेकर। बिल्कुल, ये सवाल पूछा हमने, आरक्षण के सवाल पूछे हमने, महंगाई बेरोजगारी के सवाल पूछे, लेकिन प्रधानमंत्री, और मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री, कभी आपको ऐसा लगा कि टेंस हो रहे हैं या नाराज हो रहे हैं? एक बार भी नहीं। और मुझे लगता है कि इसलिए ये इंटरव्यू दर्शकों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक प्रधानमंत्री के कई इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन इस इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको इमोशन का एक रोलर कोस्टर राइड है। प्रधानमंत्री, आपको इस इंटरव्यू को देखकर ऐसा लगेगा कि आपके घर में बैठकर
आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। वो फीलिंग आपको आएगी जिस तरह से उन्होंने बातचीत की है। बिल्कुल कॉन्वर्सेशन है, ऐसा मैकेनिकल जिसको कहते हैं कि हमने पूछा उन्होंने जवाब दिया, हमने पूछा जवाब दिया, वो नहीं है। एक कॉन्वर्सेशन है, एक बातचीत है, और उसमें उनके आंसू भी नजर आएंगे आपको इस इंटरव्यू में, उनकी हंसी भी नजर आएगी, उनको वो जिस तरह से जो झूठे आरोप हैं, अग्रेशन नजर आएगा, अग्रेशन भी नजर आएगा, और किस तरह से वो मजबूती से मतलब जो उनका एक किरदार है जो सब जानते हैं, एक टफ इंसान, हमेशा सब लोग कहते हैं कि ये टफ आदमी है। ये सारे उनके जो हाव भाव हैं ये देखने को मिलेंगे। और जुड़ रहे हैं हमारे साथ आनंद रंगनाथन, रेणु मित्तल जी, वरिष्ठ पत्रकार, सबा नकवी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सब एडिटर्स राउंड टेबल में आज यहां हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं आनंद रंगनाथन जी आपसे पूछना चाहूंगी कि लोग आजकल प्रधानमंत्री का इंटरव्यू सुनेंगे, जवाब सुनेंगे, उस पर डिबेट करेंगे, या जर्नलिस्ट पत्रकारों के हाव भाव क्या थे इस पर चर्चा ज्यादा होगी? आपको क्या लगता है? पहले तो मैं आपसे नाविका जी और सुशांत जी से नाराज हूं कि आपने रियली जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे आपको गोदी मीडिया एक्यूज करते हैं, गोदी मीडिया, आपने वो नहीं पूछा। जैसे किसी ने एक बार सोनिया गांधी जी का इंटरव्यू लिया तो कहा था सासू माँ आपके साथ किचन में क्या बनाती हैं, आप क्या पास्ता खाती हैं या चावल खाती हैं। ऐसे डिफिकल्ट सवाल आपको पूछने चाहिए थे। आपने तो उल्टा उनसे जो इजी सवाल है वो पूछ लिए कि आप डिक्टेटर हैं कि नहीं। नो, बट टू बी सीरियस, देखिए नाविका, आप और सुशांत जी दोनों पत्रकारिता में डेकेड से हैं। आई डोंट थिंक आज तक आपने ये चिंता करी कि लोग आपके जर्नलिज्म के बारे में क्या कहें। आपको पता है जिन लोगों को कहना है उनको कहना है। आपका काम है सवाल पूछना डिफिकल्ट, और आपने पूछा, और सुशांत जी ने एकदम ठीक कहा कि ऐसा कौन सा डिक्टेटर है जिससे आप पूछ लें कि भाई आप डिक्टेटर हो कि नहीं हो, और घर आके फिर अगले दिन आके फिर टीवी पे आ जाएं। तो अगर वो असली में डिक्टेटर होते तो आप यहाँ पे आज ये प्रोग्राम नहीं कर रहे होते। बट 3-4 सवाल मेरे दिमाग में थे जो आई थिंक आपने पूछे होंगे, जो कि देश को, अब देश एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, या तो ये उड़ेगा या पीछे जाएगा। जो पीछे जाने वाली पॉलिसीज हैं वो है वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन, वो है इनहेरिटेंस टैक्स, वो है ये सब चीजें जो कि कांग्रेस प्रॉमिस कर रही है। जो आगे ले जाने वाली चीजें हैं वो हैं कि आप अनशैकल करिए, प्राइवेट एंटरप्राइज को बढ़ावा दीजिए, टैक्स कम करिए, ताकि देश आगे जाए। तो आई होप आपने ये सवाल पूछे होंगे कि इनमें से कौन सी दिशा मोदी जी ने चुननी है और देश को चुननी है। नहीं, बहुत सही कहा आपने। तो मैं एक राउंड टेबल पे पहले सबके क्या डिजायर्ड क्वेश्चन रहे होंगे वो पूछ लेती हूँ। सबा जी, अगर आप इंटरव्यू करती तो आप क्या पूछती? 2 सवाल ऐसे बता दीजिए ताकि मैं आपको हम आपको बता सकें कि हमने ये सवाल पूछे कि नहीं। तो आपके जहन में क्या होता? क्योंकि मैंने सालों तक भाजपा को कवर किया, इसलिए मेरे जहन में एक सवाल सबसे अहम है कि जो आपने बाहर के लोगों को पार्टी में एंट्री दी है और बहुत करप्ट लोगों को करप्शन चार्जेस, उसका पार्टी पर असर हर जगह सही नहीं पड़ रहा, उस पे सवाल मैं करती सबसे। और एक तो सवाल मेरे जहन में है, वो है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के कुछ भाषण प्रधानमंत्री के पद के लिए वो सही नहीं है, और मंगलसूत्र, और मैं हर जगह आपको ये ईमान की बात बताऊं, मैंने मेरठ में भाजपा ऑफिस में पूछा, आगरा में पूछा, फिरोजाबाद में पूछा, ये आप मंगलसूत्र को आप समझा दीजिए कि ये क्या है, कौन छीन रहा है आपका मंगलसूत्र। तो 3 सवाल मैंने कर दिए, लेकिन सबसे अहम सवाल फ्यूचर स्ट्रैटेजी के, ये हिंदू मुस्लिम वाला सवाल भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ कि किस स्ट्रैटेजी से वो इतने सारे आउटसाइडर्स को ले रहे हैं जिससे पार्टी के लोग परेशान हैं। चलिए, सबा जी के तो सवाल तो कितने परसेंटेज मार्क्स मिलेंगे सुशांत? ये हमारी देखिए, कभी भी कोई भी अगर आप किसी का भी इंटरव्यू करने जाएं तो सवालों से आप पूछेंगे कि ये पूछा कि नहीं, वो पूछा कि नहीं, कुछ ना कुछ पूछ लेंगे, कुछ ना कुछ रह जाएगा, ऐसा हर बार होगा। तो ये जरूरी नहीं है जो उनके मन में आया वही उस वक्त हमें बातचीत करते हुए लगा हो, या बातचीत जिस दिशा में जा रही है उसमें वो सवाल आया हो ना आया हो। लेकिन ये सवाल तो हमने पूछा। एक तो आनंद रंगनाथन जी ने जो कहा वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनहेरिटेंस टैक्स का पूछा, हमने इस पर ये भी पूछा कि ये सब है नहीं कहीं पर मैनिफेस्टो से, तो आप ये मुद्दे उठा क्यों रहे हैं
क्योंकि मैनिफेस्टो में ऐसा नहीं लिखा गया। मुझे नहीं लगता कि हमने मंगलसूत्र वर्ड यूज किया है, पर मैनिफेस्टो में नहीं लिखा गया कि छीन के किसी को कुछ दिया जाएगा। ये सवाल हमने पूछा है, लेकिन और कौन से सवाल पूछे हैं पहले मैं आपको सुनवा देती हूं और उसके बाद राहुल देव जी आपके पास आऊंगी। पहले सुनिए, इंटरव्यू में मुस्लिम आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से हमने बल्कि सुशांत ने सीधा सवाल पूछा और क्या जवाब था, थोड़ा सा अंश आपको दिखाते हैं। आप जब इस बार ये कह रहे हैं बार बार कि मोदी मर जाएगा लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं आने देगा, ये बड़ी स्ट्रांग लाइन है। और हमने पाठशाला में दिखाया था कि आप ये आज से नहीं कह रहे हैं, आपने गुजरात के सीएम रहते हुए भी ये चीज जग जाहिर की थी। आपको क्या खतरा दिखता है अगर धर्म के नाम पर आरक्षण आए या मुसलमानों को आरक्षण मिल जाए? इसमें मोदी मुद्दा ही नहीं है। जिस समय संविधान बन रहा था, देश के गणमान्य लोग संविधान सभा में बैठे थे। तो आरक्षण बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का, और इसमें मुस्लिम आरक्षण एक जो बीजेपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है इस पर, और ये साउथ के कई रैलीज में प्रधानमंत्री ने इसका रेफरेंस किया है। राहुल देव जी, ये सवाल भी हमने पूछा, तानाशाह तो पूछा ही। आपको लगता है इस बार चर्चा प्रधानमंत्री के जवाबों की होगी या एक बार फिर मीडिया वर्सेस मीडिया की डिबेट होगी? नाविका, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और धन्यवाद और बधाई आपको कि आपको प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने का अवसर मिला इतना लंबा, तो बधाई इसके लिए। देखिए, मैंने इंटरव्यू पूरा सुना नहीं है, इसलिए बिना पूरा सुने उस पर टिप्पणी किसी के लिए भी करना कठिन होगा। मैं तो केवल जो मुझे लगता है मैं वो आपसे बात कर सकता हूँ। तो ये तो जाहिर है कि मुस्लिम आरक्षण वाली बात को प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं और कहते ही रहेंगे, इसका भी पूरा विश्वास है जब तक चुनाव अभियान चल रहा है। मेरे निजी मत यह है कि वो बिल्कुल संविधान सम्मत बात कर रहे हैं। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई प्रावधान नहीं है, कोई छूट नहीं है, कोई बात नहीं है, और ये बहुत सोच विचार के बाद तय किया गया था, और मैं इस पर साथ हूँ, सहमत हूँ। अगर कुछ और प्रश्न है या मैं अपनी ओर से कुछ कहना चाहूँ तो आप अगर कहें तो मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल कहिए ना, बिल्कुल कहिए। डेमोक्रेसी जिंदा है और डिबेट में आपको स्वागत ही इसीलिए कर रहे हैं कि आप जो मन में है कहिए। नहीं, इसलिए कि आपने पूछा था कि मैं होता तो मैं क्या पूछता, तो मैं अपने मन के सवाल कुछ रख सकता हूँ। तो मैं पहला सवाल तो उनसे ये पूछता कि मेरी निजी दृढ़ मान्यता है कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भारत ने कई क्षेत्रों में बहुत उल्लेखनीय काम किए हैं, प्रगति की है, बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, और एक लंबी सूची है उनकी, और वो ऐसी सूची है जिस पर कोई भी प्रधानमंत्री गर्व कर सकता है। जब ये स्थिति है, एक तरफ उनके सकारात्मक काम इतने सारे हैं, तो मैं ये उनसे पूछता है कि आपको क्या जरूरत पड़ी थी, ऐसी कौन सी आपको भाजपा में कमजोरी दिख रही थी कि आपको इस तरह की बातें, इस तरह के तरीके से हिंदू मुस्लिम करना पड़ रहा है, अपने सारे भाषणों में ऐसी बातें कहनी पड़ रही हैं जो कही ही नहीं गई, जो लिखी नहीं गई, और जो मैं समझता हूं कि किसी भी भारत के प्रधानमंत्री ने कभी भी इतिहास में, मेरी जानकारी में, इतनी सांप्रदायिक बातें और इतनी विभाजक बातें नहीं कही। एक तो प्रश्न मेरा ये होता। नहीं राहुल जी, इसमें मैं एक चीज आपको कहूं कि हमने ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछा कि जो उन पर आरोप लगाता है एंटी मुस्लिम होने का, या जो आरक्षण की बात वो कर रहे हैं, या फिर उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, और इसलिए सभा जी को तो ये इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों के लिए पहली बार वो चीज कह रहा हूं जो मैंने आज तक किसी इंटरव्यू में नहीं कही है। अब वो क्या कहा है वो तो अब से थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन ये सवाल हमने उनसे पूछे हैं कि क्यों इस तरह की चीज। इसमें राहुल जी, आप तो इतने साल संपादक रहे हैं, इसमें थोड़ा क्रिटिसिज्म हमें भी लेना होगा कि प्रधानमंत्री की अगर 50 मिनट की 1 घंटे की रैली होती है जिसमें वो अपने काम भी गिनाते हैं, तो मीडिया जो है वो सारे काम वाले बाइट छोड़कर अपने काम वाली बाइट दिखाता है कि उन्होंने मंगलसूत्र पर क्या कहा, और फिर हम दोष देते हैं कि सामने वाला तो यही नैरेटिव सेट कर रहा है। दूसरा, उन्होंने इस पे विस्तार से जवाब दिया है, लेकिन उनका एक हिस्सा यह भी था कि भाई जो लोग संविधान में खत्म कर दूंगा ये कह रहे हैं, वो संविधान के
अलग जाकर ये मंशा अगर रखते हैं और वो कई जगह पे दिखता है, आप डॉट्स को अगर कनेक्ट करें कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं, तो क्या इसको चुनाव में उठाना नहीं चाहिए? बिल्कुल ये सवाल पूछे। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये सीधा सवाल अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री जी आपको एंटी मुस्लिम कहा जाता है क्योंकि आप जिस तरह की पोजीशन और जिस तरह की बातें करते हैं उससे कहीं ना कहीं आपका जो एंटी माइनॉरिटी माइंडसेट है ये डिस्प्ले होता है, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो आरक्षण की बात है धर्म पर आधारित, आप इसको कह रहे हैं कि मैं हटा दूंगा, लेकिन आपके अलायंस पार्टनर हैं चंद्रबाबू नायडू हो या जेडीएस हो, जनता दल सेक्युलर हो, बेंगलोर की एचडी देवेगौड़ा की जो पार्टी है, उनके साथ आप फिर कैसे निभा कर सकते हैं? अगर ये दोनों सवाल पूछे हों तो आपको लगता है ये सवाल कहीं ना कहीं आप भी सोचते, आप भी पूछते? नहीं, निश्चित तौर पर नविका जी ये सवाल तो पूछे ही जाने चाहिए, लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न आता है कि जिस तरह की अराजकता देश में फैलाने की कोशिश हो रही है, विशेष करके विपक्ष के जरिए और विशेष करके राहुल गांधी के जरिए, क्योंकि जितनी बातें वो कह रहे हैं, आनंद ने तो बहुत सलीके से कह दिया कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये दरअसल राहुल गांधी तो गृह युद्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस अराजकता पर खड़े हैं वहां पर उसका जवाब कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, ये मुझे सवाल मेरे मन में आता है कि आप जिस जगह रैलियों की बात करते हैं, जिन सभाओं की बात करते हैं, राहुल गांधी तो लगातार ये कह रहे हैं और वो एक बार नहीं कह रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उसका क्रिटिसिज्म क्या उस तरह से हो पा रहा है जिस तरह से होना चाहिए। और वो सवाल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए कि विपक्ष अगर इस पिच पर खड़ा है तो आपका उसका जवाब क्या है, वो जरूर जनता जानना चाहिए। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि हम सबसे लेके सबको बांट देंगे तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, इसका आपका जवाब क्या है, आपके डेवलपमेंट मॉडल में उसकी काट क्या है, ये मैं जरूर जानना चाहता। बिल्कुल सही कहा। एक मैं प्रधानमंत्री जी ने एक और हमने जो सवाल उनसे पूछा था वो था अर्थव्यवस्था का कि आगे की राह कैसी है, और इस पर हमने एक सवाल पूछा। पहले आपको सुनवाती हूं क्या सवाल था और किस तरह सवाल जो है इंटरव्यू में अर्थव्यवस्था पर जो विपक्ष का कहना है, ये सवाल भी सुनिए और जवाब के कुछ अंश हम आपको सुनवाते। बेरोजगारी और महंगाई की बात विपक्ष करता है कि महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। 5 साल पहले आपने कहा था कि उस पर रोजगार के डेटा पर जो है उसकी विश्वसनीयता पर आपने प्रश्न उठाए थे। क्या बेरोजगारी और महंगाई आपकी सरकार के लिए चुनौती है? हमने ये सवाल पूछा और ये सवाल आनंद रंगनाथन जी बहुत गहरा है कि हम तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये प्रधानमंत्री हर रैली में कहते हैं कि मैं आऊंगा, 3rd टर्म होगा और तीसरे नंबर पर हम पहुंच जाएंगे। इस पर हमने जब पूछा तो चौंका देने वाला जवाब था सुशांत जी। और हमने ये भी पूछा कि देश और विदेश के कोई कनेक्शंस हैं, कोई ऐसा इकोसिस्टम है जो हमें रोकने की कोशिश नहीं करेगा? ऐसे कोई भी तथ्य प्रधानमंत्री के सामने हैं? ये सवाल हमने पूछा। आपको लगता है इसका जवाब आप सुनना चाहेंगे? नाविका जी बिल्कुल सुनना चाहूंगा, लेकिन अभी देखिए मुझे नरेंद्र मोदी जी के जवाब नहीं पता, सिर्फ सवाल गेस कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं राहुल गांधी जी की तरह चेस खेल रहा हूं। मुझे पता नहीं कि मैं किसके साथ खेल रहा हूं। लेकिन जैसे आपने बेरोजगारी की बात करी, आपने अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन की बात करी, वो तो डेटा सबके सामने है कि लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट 3.2% ऑन रिकॉर्ड लास्ट ईयर था। लोएस्ट इन्फ्लेशन अभी 4.9% चल रहा है, जब यूपीए 2012-13 में 11% 12% होता था। आपको अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, आप जीनी कोफिशिएंट, इनइक्वालिटी ले लीजिए, ये सब मुद्दे क्यों नहीं उठा रहा विपक्ष? क्योंकि डेटा कह रहा है कि ये मुद्दे है ही नहीं इलेक्शन के। जब आपका इन्फ्लेशन 4.9% हो, जब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट 3.2% हो, जब आप 9 to 10 मिलियन जॉब्स पर साल बना रहे हो, जब आपका जीनी कोफिशिएंट 0.7% कम हो गया है, 0.47 से 0.40 आ गया, इनइक्वालिटी कम हुई है, जब आपने 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठा दिया है पिछले 10 सालों में, तो ये मुद्दे नहीं है। तो वो खुद, जैसे सुशांत ने कहा कि 1 घंटे की स्पीच थी मोदी ने, उसमें से 2 मिनट का उठा लिया और ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया, बाकी सारी बातें ही नहीं करी। तो
ऑब्वियसली ये सब उनके जवाब से ही पता चलेगा उन्होंने इन्फ्लेशन और इसके बारे में क्या कहा। रेणु मित्तल जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आज की डेट में प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के बाद एक आम पत्रकार की, क्योंकि एडिटर्स राउंड टेबल है, और आम जनता की एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इंटरव्यू क्या एक से होते हैं या अलग अलग होते हैं? एडिटर किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं और जनता, पब्लिक किस तरह के सवाल पूछना चाहती है? क्या इसमें कहीं मेल है? देखिए, एडिटर्स का अपना एक अलग विचार है, वर्ल्ड व्यू है, और जनता जो है वो अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सवाल हैं वो चाहती है कि प्रधानमंत्री उनका जवाब दे। उसमें जो है आपको महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आपका कैसा उनका अर्थव्यवस्था है, कैसे उनका जीवन चलेगा आगे, क्या किस मजबूरियों से और मुश्किलों से वो निकल रहे हैं, उस सब को वो जानना चाहती है। एडिटर्स का ये है कि बहुत सारे आजकल के चैनल्स हैं जो वही दिखा रहे हैं जो सरकार चाहती है और जो प्रधानमंत्री का पीएमओ है वो चाहता है। तो इन दोनों में एक कॉन्ट्रडिक्शन है। जिस तरह से पीएम और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हर समय हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान और इन इश्यूज पे आजकल बात कर रहे हैं, तो ये इश्यूज अब शायद लोगों को ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहे। इस इलेक्शन में राम मंदिर में बहुत कोशिश की कि राम मंदिर और अयोध्या एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए, वो भी नहीं सेल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आम जनता के साथ कंसर्न्ड है, और जो जिस तरह से रेटोरिक और नैरेटिव बनाया जा रहा है, जो चीज़ें मैनिफेस्टो में नहीं है वो दिखाई जा रही हैं, बोले जा रहे हैं, तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं है इन चीज़ों से। और गरीब, आपने देखा, उसका एक अलग मंशा है, वो इन सब चीज़ों में अट्रैक्ट नहीं हो रहा है जो टीवी दिखा रहे हैं। तभी तो आपने देखा कि यूट्यूब को लोग कितना भी कोसे, कितना भी गाली दें, उसका एक व्यूअरशिप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जो मेनलाइन मीडिया नहीं दिखा रहा है। तो इस सब इश्यूज़ पे एक बहुत डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्यों मुख्यमंत्री चुनाव से पहले अरेस्ट हो रहे हैं, क्यों ईडी, सीबीआई लगा दी जा रही है। ये तमाम सवाल हैं। पर मैं पूछना चाहूंगी राजगोपालन जी आपसे, आपको लगता है कि राम का मुद्दा कोई खास मुद्दा ही नहीं है, लोगों की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है? लोगों की दिलचस्पी इसमें है कि प्रधानमंत्री तानाशाह हैं, प्रधानमंत्री मुसलमानों के खिलाफ हैं, ओबीसीज के खिलाफ हैं, आरक्षण में हक नहीं दे रहे। आपको लगता है सिर्फ यही मुद्दे लोगों के दिमाग में हैं? नविका जी, मैं आपको इतना साल से जानता हूं, सुशांत, दोनों आपने बधाई का पात्र है। अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जो मेरा मन पर था आपने पूछ लिया, जो झलक से मैं सुनने आ रहे हैं। सेकंड थिंग, राम मंदिर 500 साल का, कम से कम 75 साल का लीगल बैटल में विन किया है नरेंद्र मोदी को। अदर बैड लक और गुड लक उनके कार्यकाल में हुआ है। ये क्यों कपिल सिब्बल ने जाकर के 2019 के बाद जजमेंट दे दो करके बोल रहे हैं? वो मुसलमान के सक में नहीं कर रहे थे क्या उस टाइम पर? वो लोग भी सोचना चाहिए। ये जो कांग्रेस का पक्ष में बोलने वाले प्रवक्ता दोनों का बीच में मैं बोलना चाहता हूं, बिकॉज Kapil Sibal was contesting from Chandni Chowk. He wanted that to happen 2019 के बाद करो। So therefore नरेंद्र मोदी ने जो कल रात को जाकर के साष्टांग नमस्कार किया है राम मंदिर के ऊपर, ये 500 साल का लड़ाई का मतलब है, 500 साल का लड़ाई का परिणाम है। अपार्ट फ्रॉम दैट नविका, दो आपको जो इंटरव्यू किया था आप सुशांत दोनों मिल करके, 5-6 झलक चुबेरे से आप दिखाते जा रही है। 400 की पार प्राइम मिनिस्टर का मुंह से, कंफर्ट लेवल से, कॉन्फिडेंस लेवल से मुझे लगता है प्रधानमंत्री का फर्स्ट फेज, सेकंड फेज में डूब गया, कांग्रेस जीत गया, डरो मत, भागो मत, जो राहुल गांधी बोलते थे उसको तो नरेंद्र मोदी ने नकल किया। लेकिन आपको इंटरव्यू में मैं देख रहा हूं नरेंद्र मोदी को, आई ऑल्सो नो हिम वेरी वेल, बट उनकी कंफर्ट लेवल आप दोनों के बीच में था।
बाकी चैनल का एडिटर्स के बात में इतना कंफर्टेबल नहीं थी। नहीं, लेकिन ये इसमें- मुझे पता नहीं। अगर कंफर्ट लेवल अच्छा है तो इज इट अ गुड थिंग? अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? गोदी मीडिया ना जी, देखिए सुनो नविका, आप तो गोदी मीडिया है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं भी एक गोदी मीडिया में हूँ। आनंद जी, मैं एक बात कहूं, आनंद जी, जी, आप अपनी बात जरूर कहिए, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं सुबह से कि हमने इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री से मैंने एक सवाल पूछा उनकी मां को लेकर कि ये पहला इलेक्शन है जब उनकी माताजी फिजिकली नहीं है इस दुनिया में, और वो आपको याद है कि हर इलेक्शन में जाते थे तो पहले मां के पैर छू के जाते थे, जीतते थे तो पैर छूने आते थे, तो वो भावुक हो गए। कोई भी आदमी हो जाएगा, 73 साल का हो या 16 साल का हो, फर्क नहीं पड़ता, मां होती है, सब वही सेंटिमेंट होता है। पर मैं शॉक्ड हूं कि उसको लेकर एक पूरा इकोसिस्टम ट्विटर पर यह लिख रहा है कि आज रात 9 बजे मोदी रोएंगे, राहुल गांधी ने पहले कह दिया था। आई एम शॉक्ड। बिल्कुल, मैं दिखाना चाहती हूं ये सवाल, और किसी के भी भावों के, किसी के भावों के बारे में कांग्रेस इस तरह से लिख सकती है। मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, जनता खुद जज करेगी क्या कांग्रेस कह रही है और किस लहजे में वो सवाल पूछा गया था, और थोड़ा सा अंश जो प्रधानमंत्री का रिएक्शन था। काशी से ये जो आपका नाता है, ये काशी का नाता आपके लिए क्या मायने रखता है? मोदी एक प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन एक इंसान भी हैं, एक बेटे भी हैं। क्या ये चीज आपके बैक ऑफ द माइंड चल रही है सर, जो आप लोगों से शायद नहीं बोलते होंगे, कि 2002 के बाद ये पहला चुनाव है आपकी मां नहीं, आप हर चुनाव के बाद उनका पैर छूने जाते हैं। आनंद जी, मुझे नहीं पता आपके सामने कोई टेलीविजन है जहां आपने प्रधानमंत्री के ये एक्सप्रेशंस देखे हों। इस पर भी अगर व्यंग किया जाए तो क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ही गंदी बात है सुशांत जी ने जो कहा, मैं भी देख रहा हूँ सुबह से। ये एक तरह की आजकल की पॉलिटिक्स दर्शाता है कि किसी भी तरह से इतने सिनिकल हो जाओ कि प्राइम मिनिस्टर को आप एज अ ह्यूमन ना देखो, आप इंसान देखना बंद कर दो, उनको एक एंटिटी देखना, इंस्टीट्यूशन देखना शुरू कर दो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो ऑपोजिशन के अगेंस्ट ऐसा नहीं होता है, पर ये साइन ऑफ द टाइम्स है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, अगर मुझे आप 30 सेकंड्स दें नाविका जी। देखिए, आज की डिबेट में 8 लोग हैं और सिर्फ मैं पत्रकार नहीं हूं, तो आई एम फीलिंग ए लिटिल लेफ्ट आउट। बाकी 7 वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, आप लोगों पे अभी आज रात से आप तैयार हो जाइए, बहुत एक्विजिशंस आने वाली हैं। जैसे राजगोपालन जी ने कहा, गोदी मीडिया कहेंगे, आपको ये कहेंगे, वो कहेंगे, हर चीज गालियां देंगे। ये कहेंगे कि ये क्वेश्चंस नहीं पूछा, ये नहीं पूछा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ा मुद्दा, और 3 और वरिष्ठ पत्रकार इस डिबेट में भी हैं, रेणु जी हैं, उन्होंने कहा असली मुद्दे क्या हैं। एक मुद्दा अगर आप सोचे तो राहुल गांधी जी ने उठाया है, 40 दिन हो गए, उन्होंने कहा है कि हम हर भारतीय महिला को जो कि गरीब वर्ग से आती है, उसके अकाउंट में 1 लाख डालेंगे, पीरियड। तो जायज सी बात है, किसी पत्रकार ने उनसे यह पूछा 40 दिन में कि इसमें कितना खर्चा आएगा? एक आदमी ने नहीं पूछा। और आपको गालियां पड़ती हैं कि आप सवाल नहीं पूछते। राहुल गांधी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, सब सवाल पूछते हैं, सब सवाल करते हैं उनसे। आज तक किसी ने पूछा उनसे? जितने बैठे हैं यहां पे, कहीं और पे, उन्होंने पूछा कि ये 1 लाख रुपए आप हर गरीब महिला को देंगे जो गरीब हाउस होल्ड से आती है, इसमें कितना लाखों करोड़ खर्चा आप ये आएगा? एक सवाल पूछ रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, ये जबकि उसका एक एग्जाम्पल एक राज्य में ऑलरेडी दिख रहा है और उसका पुराना उदाहरण ऑलरेडी मौजूद है, तब भी ये पूछा जा रहा है कि ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहां है। किसी पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछा कि ये किस मैनिफेस्टो में बीजेपी के लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे? किस बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे? बीजेपी के किस मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो अगला चुनाव नहीं होगा? ये किसने पूछा, मुझे बताइए। 16 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ को हर बार राहुल गांधी उठा के बोलते हैं कि बिजनेसमैन का माफ कर दिया। राइट ऑफ का मतलब लोन माफ करना नहीं होता है। किस पत्रकार ने पूछा है? और यही लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं कि सामने वाले गोदी मीडिया है। सबके हाथ ऊपर जा रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पहले आपके पास आती हूँ और फिर रेणु मित्तल जी के पास। एक राजगोपालन जी आ रही हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने आपसे पहले हाथ उठाया था, इसलिए डेमोक्रेसी में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व।
देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि देश में मुद्दों पर बात होती है ना, तो फिर थोड़ा सा उसके सवाल जवाब ठीक आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से देश में एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया है जिसको ये लगता है कि येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी चला जाए। और आप इमोशंस की बात कर रही हैं, नरेंद्र मोदी को लेकर इतना प्रिजुडिस है, इतना पूर्वाग्रह दुराग्रह है लोगों के मन में कि वो डिबेट खत्म होने के बाद भी कहते हैं कि अरे चलो ठीक है, राहुल कम से कम ये ऊट पटांग बोल रहा है, शायद कुछ वोट कट जाए। वरना राहुल गांधी ने अब तक जो खटाखट किया है उसकी कोई इकोनॉमिक वायबिलिटी है क्या? कोई। आनंद जी बिल्कुल ठीक सवाल कर रहे हैं, कोई इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है। आज जहां देश खड़ा है और इकोनॉमिकली हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, बहुत शानदार स्थिति में हैं, जो भी थोड़ा अर्थव्यवस्था समझता है। कमाल की बात यह है कि जब उसको पत्रकार सवाल पूछने की बजाय वो ये कहते हैं कि अरे ठीक है भाई, जब वो सरकार में आएंगे तो कर देंगे। ये ठीक यही हुआ था, कोशिश यही थी। जब 2004 में शाइनिंग इंडिया हुआ था तब भी यही हुआ था। उनको दिख रहा था काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो पूछ रहे हैं अरे ठीक है भाई, कुछ सड़क ज्यादा बना दी। और उसके बाद भी फिर वो कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान पे क्यों चला गया किसी मैनिफेस्टो में। और मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझसे बहुत सीनियर लोग इस डिबेट में हैं, राहुल जी हैं, राजगोपालन जी हैं, रेणु जी हैं, सभा जी हैं, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी के ध्यान में हो क्या किसी मैनिफेस्टो में आजाद भारत के इतिहास में किसी पार्टी ने लिखा कि हम बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? ये हिंदू मुसलमान नहीं है, ये कम्युनल नहीं है। आप बहुसंख्यक किसको कहते हैं? हिंदुओं को कहते हैं। जवाब क्या किसी ने लिखा? एक मैं दो चीजें मैनिफेस्टो कहना चाह रही हूँ। एक तो कि आप संविधान का सवाल किया ना, आवाज पूरी क्लियर नहीं थी। ये ऑब्वियसली मैनिफेस्टो में नहीं लिखा, लेकिन बीजेपी के कुछ एमपीज ने कहा ना कि संविधान बदलेंगे। बीजेपी की काडर बोलते हैं संविधान बदलेंगे, इसलिए ये मुद्दा उठा है और ऑपोजिशन ने उठाया है। दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं कि 1 लाख पॉसिबल नहीं है, कर्नाटक में किया है ना, और कर्नाटक में ईमान से कहा जा रहा है कि बीजेपी अच्छा नहीं कर रही है। देखते हैं चुनाव कि अंत में क्या होगा। किया तो है। और चश्मों पर निर्भर है सभा जी, क्योंकि मैं भी कर्नाटक घूम कर आई हूँ। मैं कर्नाटक घूम कर आई हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी अच्छा नहीं कर रहा। हाँ, ईमान से बोलिए। मैं नहीं गई हूँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये मुझे एक तमिलनाडु में ये मुद्दा भी बहुत चला है। आप ये मत सोचिए कि इस तरह की चीजें संभव नहीं है। तमिलनाडु ने बहुत दिखाया है। सब कुछ संभव है। और सब कुछ संभव इसलिए है कि ईवीएम में मोदी चिप है कि नहीं, ये सवाल भी हमने पूछा है। और राजगोपालन जी, ईवीएम में मोदी चिप है और उसकी वजह से कोई भी बटन दबाओ। इलेक्शन कमीशन डेटा क्यों डिले कर रहा है, ये सवाल पूछा है। दिल थाम कर बैठिए, इंटरव्यू आ रहा है, जवाब भी सुनिएगा, सवाल भी सुनिएगा सभा नकवी जी। लेकिन राजगोपालन जी, ये सवाल भी पूछा है कि ईवीएम में मोदी चिप है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो जवाब दे दिया है। आप क्यों नरेंद्र मोदी से पूछा? जरूरत ही नहीं थी। आपको दूसरा क्वेश्चन पूछना था, खटाखट। जो हर्षवर्धन त्रिपाठी से, आनंद रंगनाथन से मैं गुस्सा पर हूं। मैं सीधा सामने उनकी तो एकदम सिर पूछूंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का ये चीज है, सारा डिजिटलाइजेशन कर दिया है। 1 लाख रुपया, सपोज राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे 2090 में, बाई चांस बन जाएगा तो उस टाइम पर पी चिदम्बरम तो नोट प्रिंट करते जाएगा। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड नहीं है, पेट्रोल बॉन्ड मैंने दिया है इंडिया का, 10 लाख करोड़ का दिया है पेट्रोल बॉन्ड। उसका आप एंड मी, यू एंड मी आर पेइंग इवन टुडे। सो देयरफॉर खटाखट ये है, राहुल गांधी का कहना है नोट छापते जाओ। That is the economy of Rahul चलिए, Gandhi. जहां नोट छप रहे होंगे, चलिए कई कोशिश करेंगे सुशांत जी लोगों को रास्ता बता सके कि कहां पर छप रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू में इंटरनेशनल इकोसिस्टम को लेकर भी सवाल पूछे गए। देखिए जवाब क्या दिया और क्या कहा प्रधानमंत्री। आप कहते हैं कि भारत मेरे तीसरे टर्म में 3 नंबर की इकोनॉमी बनेगा। आपको नहीं लगता कि एक इकोसिस्टम होगा जो ये भारत की बढ़ोतरी को रोकने की कोशिश करेगा? ये विरोध और जो तीव्रता है, इसकी उम्र 4 जून तक है। राहुल देव जी, भारत अगर तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगा, और बहुत से नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के भी ये कहा है कि ये रिगार्डलेस ऑफ कोई भी सरकार हो, ये होने वाला है
और इसमें मोदी का कोई खास हुनर नहीं है। लेकिन क्या भारत को इतना बड़ा पावर, इकोनॉमिक पावर बनने देने के लिए सारी दुनिया बस यूं ही बैठी रहेगी? यूएस, चाइना, यूरोप के कई देश क्या ये बैठे रहेंगे? क्या ये सवाल भारत के लिए जरूरी नहीं है पूछना? और इस तरह के इकोसिस्टम में से जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो क्या दर्शा रही हैं? देखिए, इकोसिस्टम तो हर तरफ है। ये कहना कि इकोसिस्टम केवल एक ही तरफ का है वो बिल्कुल गलत होगा। इधर भी है, उधर भी है, सब जगह जहां भी इकोसिस्टम दरअसल सत्ता बनाती है। जो सत्ता से बाहर है वो किसी इकोसिस्टम नया बना नहीं सकता, उसको थोड़े दिन चला ले लेकिन वो भी ज्यादा चल नहीं सकता। तो बहुत समझ लेना चाहिए हमें इकोसिस्टम बनता कैसे है और उसको चलाता कौन है। दूसरी बात कि एक ये हमारे यहाँ आजकल ये चलन बन रहा है, बन गया है कि जो भी हमारे लिए जरा से भी आलोचनात्मक बात करे वो हमारा शत्रु है और वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनय यानी डिप्लोमेसी में आप जानते हैं हर देश अपना राष्ट्रीय हित सबसे पहले आगे रखता है। सारे रिश्ते, सारी संधियां, सारे समझौते, सारी बातें, बयानबाजी ये उसको ध्यान में रख के की जाती है और ये लगातार बदलती रहने वाली परिस्थिति होती है। क्या ये मानना मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या मानते हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि सारी दुनिया भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है कि वो उभर ना सके। आप ये देखिए उसको कि भारत जो इतना आगे बढ़ा है, उसने इतनी बड़ी उपलब्धियां विज्ञान में, उद्योगों में और तमाम अलग क्षेत्रों में हासिल की हैं। क्या वो बिना विदेशी सहायता और सहयोग के हासिल की है? क्या सब कुछ हमने अपने बल पे हासिल किया है? अगर ऐसा होता तो कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होता, कोई हमारे यहाँ निवेश नहीं करता। ये किन लोगों ने निवेश किया है हमारे यहाँ? किन लोगों ने इतनी सारी चीजें की हैं? तो ये मानना एक बड़ी सरल सी बात है कि साहब भारत को रोकने के लिए पूरी दुनिया खड़ी हुई है, पूरी दुनिया हमारी शत्रु है, इसलिए हमें सबसे लड़ना है। ये आख्यान ठीक नहीं है। और एक अंतिम बात कहना चाहता हूं अपने मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी से कि शायद उनको भ्रम है कि बहुसंख्यक होना और बहुसंख्यकवाद ये एक ही चीज है। वो अगर थोड़ी सी भी जानकारी हासिल करेंगे संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं और परिपाटियों के बारे में तो उनको पता चल जाएगा और राजनीति शास्त्र में कि बहुसंख्यकवाद एकदम ही अलग चीज है और उसको दुनिया में कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता। कोई भी बात, चाहे अल्पसंख्यकवाद हो या बहुसंख्यकवाद हो, ये थोड़ा वैचारिक स्पष्टता कर लेनी चाहिए। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि ये वैचारिक स्पष्टता जब कह रहे हैं राहुल जी, तो बहुसंख्यकवाद कह के किसी मैनिफेस्टो में मैंने एक लाइन का सवाल पूछा था जिसका जवाब एक लाइन में आना चाहिए था। क्या आज तक किसी चुनाव में पहले चुनाव से लेकर आज तक क्या किसी के मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद लिखने की जरूरत आन पड़ी? किसी मैनिफेस्टो में पार्टी को लिखना पड़ा कि हम मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के रहने, खाने, पहनने और पर्सनल लॉज को भी प्रोटेक्ट करेंगे? ये लिखने की जरूरत पड़ी है क्या? तो आप हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं क्या? कम्युनल मैनिफेस्टो कांग्रेस का है या नहीं है? और कॉन्ट्रैक्ट्स भी अल्पसंख्यकों को दिए जाएंगे, ये भी शब्द है। ये कम्युनल नहीं है। एक चीज होती है, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री इतने पावरफुल पोजीशन में जो लोगों को लगता है कि हमला कर रहे हैं एक माइनॉरिटी ग्रुप पर, वो सही है, लेकिन जो एक कमजोर ऑपोजिशन जो आप कहते हैं और आपको पूरा यकीन है कि कमजोरी रहेंगे, वो उनके मैनिफेस्टो में जो कुछ पढ़ता भी नहीं है वो लिख गया। लेकिन जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जो वार कर रहे हैं, अपने लफ्जों से वार कर रहे हैं। सभा जी, क्या सभा जी, चलिए राहुल गांधी कहें तो कहें, प्रधानमंत्री कहें तो वो वार अल्पसंख्यकों पर वार कर रहे हैं। क्या आप समझा सकती हैं कि देश के मोदी मर जाएगा लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देगा? ये अल्पसंख्यकों पर वार है। 2002 के दंगों के बाद जब उस दौर में प्रधानमंत्री ने कहा था, क्लीन चिट मिल चुकी है, बारे में मैं रिपीट नहीं करना चाहती, जिसमें उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। मैं कहूं कुछ, मैंने सुना नहीं, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि तब से लेकर आज तक जो मुसलमानों पे जिस तरह से लफ्जों के वार हो रहे हैं वो हमने नहीं देखा। और जिन्होंने 55 साल में मुसलमानों को ये बना के रखा है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से लेकर आज भी मुसलमान जो है वो सारे निचले तबके के काम कर रहा है, उन्होंने मुसलमानों को जो है शब्दों से फूल झाड़े और बहुत अच्छा किया। और इस पर भी प्रधानमंत्री का जवाब सुनने लायक है। कम से कम
कम से कम खुले मन से अगर सुनेंगे तो शायद आपको उस जवाब में कुछ ऐसे जवाब मिलेंगे जो इसीलिए ये इंटरव्यू नाविका जी मुसलमानों को तो देखना ही चाहिए, क्योंकि पीएम ने जो कहा है ना कि मैं पहली बार नहीं, सबको देखना चाहिए, मुसलमानों को तो स्पेशली देखना चाहिए। नहीं, सबको देखना चाहिए। प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी के हमले पर खुलकर प्रधानमंत्री ने बात की है। सुनिए क्या सवाल था और जवाब का कुछ अंश। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र बहुत ही डिवाइसिव है। हालांकि कांग्रेस आलोचना करती है बीजेपी की ये कह के कि आप 2 और 2 22 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका हिडन एजेंडा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। सिर्फ बोलते समय वो हिडन रखते हैं। इस बार मैंने उनको खुल करके बेनकाब किया है। एक और सवाल जो इस वक्त सबके जहन में है कि जेडीएस के उम्मीदवार और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को लेकर कांग्रेस नरेंद्र मोदी को घेर रही है। हमने प्रज्वल रेवन्ना को लेकर बीजेपी पर उठ रहे सवालों की बात भी की और यह सवाल भी पूछा। सुनिए यह सवाल और प्रधानमंत्री का छोटा सा अंश जवाब का, क्योंकि पूरे जवाब 9 बजे जरूर टाइम्स नाउ नव भारत पर देखें, क्योंकि हर सवाल जो पब्लिक के दिमाग में है वो पूछा गया और उसका जवाब भी मिला। लेकिन सवाल क्या था पहले दिखाई देते। प्रज्वल रेवन्ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। उनके पिताजी, उनके फार्म हाउस से एक महिला, एक हेल्पर मिली है कल, और जिस तरह के वीडियोस 2976 वीडियोस की बात की जा रही है और वो आदमी भाग जाता है देश से। हम क्या करेंगे? क्या हम लाचार मजबूर हैं? क्या हम वापस लाएंगे? इस पर न्याय कैसे मिलेगा महिलाओं? पहली बात है, रेणु मित्तल जी, सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगी कि ये सवाल अहम नहीं है, मैनिफेस्टो का सवाल हो, उस पर जो बीजेपी का वार हो, या रेवन्ना पर प्रज्वल रेवन्ना पर जो सवाल है, ये सवाल, इनके जवाबों का आपको इंतजार रहेगा, देखना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यही सब सवाल चल रहे हैं इस इलेक्शन में। जिस तरह से प्रधानमंत्री और बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बिना कॉन्टेक्स्ट के पाकिस्तान को अंदर ला रहे हैं, प्रधानमंत्री से तो जरूर पूछा जाएगा कि क्या जो देश के इश्यूज हैं, जो ग्राउंड के इश्यूज हैं, उसके अलावा क्या ये डाइवर्ट करने की कोशिश है? क्योंकि ये एक रेटोरिक है, एक नैरेटिव है जो बार बार बीजेपी लाई जाती है। और साउथ में तो बहुत, और साउथ में क्या, नॉर्थ में भी एक बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी पॉइंट हो गया रेवन्ना कि मतलब जो आदमी इतना कुछ कर सकता है उसको फिर भी बीजेपी सपोर्ट कर रही है, प्रधानमंत्री सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा किया। अब क्या जवाब है प्रधानमंत्री का वो तो मैंने सुना नहीं, वो तो अब आगे कुछ मिनट में हमको सामने आएगा। पर जिस तरह से ये इलेक्शन लड़ा गया है, जो बिटरनेस आ गई है, अभी तक तो मेरे को दिखा था कि कांग्रेस बहुत कमजोर थी, ऑपोजिशन फ्रैगमेंटेड थी, एक बहुत कम परसेंटेज ऑफ वोट पे बीजेपी इतनी सीटें लेके जीत रही थी। अब जिस तरह से इंडिया अलायंस इकट्ठा हुआ है, जैसे भी हुआ है, जहां जहां भी हुआ है, उसका एक उदाहरण अभी दिखा जाएगा हमको इलेक्शन में, सामने आएगा कि कितनी सीटें आ रही हैं। बिल्कुल इंतजार रहेगा कि कौन कहां कितने आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल कोई ये नहीं कह सकता इस वक्त के चुनाव में क्या होने वाला है, लेकिन सवालों की झड़ी और सवालों के जवाब ये जरूर हम आपको प्रॉमिस कर सकते हैं, वादा कर सकते हैं कि ये आपके मन के सारे सवाल हमने पूछे हैं। और रेणु मित्तल जी ने कहा कॉन्टेक्स्ट नहीं था पाकिस्तान का, तो वो फवाद जी ने जो स्टेटमेंट कहा था कॉन्टेक्स्ट नहीं है पाकिस्तान का। लेकिन सुशांत, समय कम है, इंटरव्यू आने वाला है और आप रहने वाले हैं, क्योंकि अब इंटरव्यू का समय हो रहा है। हम अपने तमाम एडिटर्स और आनंद रंगनाथन हमारे साथ जुड़े, मैं आप सबसे दरखास्त करूंगी कि आप बैठे रहें, बने रहें, क्योंकि 9 बजे आपकी अपॉइंटमेंट है टाइम्स नाउ नव भारत के साथ। और प्लीज ट्वीट भी कीजिएगा #PM मोदी ऑन टाइम्स पर, यह भी आपसे रिक्वेस्ट है। जरूर ट्वीट करिएगा, इंटरव्यू जरूर देखिएगा और जरूर फीडबैक दीजिएगा। और कुछ सवाल हो तो कोशिश करेंगे एक और अर्जी लगा दें इंटरव्यू के लिए। लेकिन सुशांत जी,
सुशांत जी आने वाले हैं छोटे से ब्रेक के पाठशाला लेकर, और पाठशाला में पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद पाठशाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।